हेलो बच्चों, बाइनोमियल में आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड एन इफ in the expansion of 2 raised to power 1 by 3 plus 1 upon 3 raised to power 1 by 3 whole raised to power n the ratio of 7th term from left hand side and from right hand side is 1 by 6. सोल्यूशन मतलब उसने क्या बोला है कि 2 रेज टू पावर 1 by 3 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1 by 3 रेज टू पावर एन, इसको मान लिया हमने एक्सपेंड किया एन सी 0 2 रेज टू पावर 1 by 3 होल रेज टू पावर एन प्लस एन सी 1 2 रेज टू पावर 1 by 3 रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1 by 3 रेज टू पावर 1 एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो इधर से 7th टर्म लिया और लास्ट से 7th टर्म लिया, इनका रेशियो 1 by 6 है। अगर इधर से 7th टर्म लिया तो दैट विल बी एन सी 6 इंटू 2 रेज टू पावर 1 by 3 एन माइनस 6 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1 by 3 रेज टू पावर 6 अपॉन, इधर से अगर हम चालू किया और 2 की पावर मैक्सिमम से चालू किया तो लास्ट से अगर हम चालू करेंगे तो 3 की पावर मैक्सिमम से चालू करेंगे। उसका मतलब क्या है कि 2 और 3 वाले जो टर्म्स हैं इनका रोल रिवर्स हो जाएगा। तो लास्ट से अगर हमने 7th टर्म लिया तो वो आ जाएगा एन सी 6 2 रेज टू पावर 1 by 3 रेज टू पावर 6 एंड 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1 by 3 रेज टू पावर एन माइनस 6। दिस इज गिवन एज 1 by 6। ये दोनों कैंसिल, 2 की जो नेट पावर है वो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा n माइनस 12 अपॉन 3 और 3 की जो पावर है वो, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यही वाला टर्म बन जाएगा, तो वो भी आ जाएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 12 अपॉन 3। दिस इज गिवन एज 1 by 6। इन दोनों का पावर सेम है तो इसको लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर n माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 6 रेज टू पावर माइनस 1। 1 by 6 को ऐसे लिख लिया, दैट वुड इम्प्लाई n माइनस 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 और n इज इक्वल्स टू 9। बस यही आंसर है, यही हमें निकालना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। Question number 2, which says show that in the expansion of 1 plus x raised to power 2n the greatest term will also have the greatest coefficient if x lies between n upon n plus 1 and n plus 1 upon n। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। सोल्यूशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n को अगर हमने ओपन किया तो ये आ जाएगा 2nc0 2nc1 x प्लस 2nc2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन
2nc n-1 x रेज टू पावर n-1 प्लस 2nc n और इंटू x रेज टू पावर n प्लस 2nc n+1 x रेज टू पावर n+1 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा 2nc2n x रेज टू पावर 2n। तो इन सब टर्म्स में बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा क्या होगा? मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी 2nc n, ये ठीक है। एंड इसके लिए फॉर विच टर्म विल बी tn+1, मतलब ये वाला जो टर्म है इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, तो दैट इज tn+1। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट बड़ा है, सबसे बड़ा है, उस टर्म की वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी अगर ये ठीक है x यहाँ से यहाँ तक लाई करे तो इसको देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर tn+1 सबसे बड़ा है तो tn+1 बेसिकली tn से भी बड़ा हो जाए एंड tn+2 से भी बड़ा हो जाए। अगर इन दोनों से बड़ा हो गया देन वी आर थ्रू, देन इट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tn+1 मस्ट बी ग्रेटर देन tn एंड tn+1 मस्ट बी ग्रेटर देन tn+2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? tn+1 हो जाएगा 2nc n इंटू एक्स रेज टू पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन 2nc n-1 इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, और यहाँ से आ जाएगा 2nc n इंटू एक्स रेज टू पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन 2nc n+1 इंटू एक्स रेज टू पावर n+1। ठीक है, दैट विल इम्प्लाई, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2nc n/2nc n-1 तो एक्स रेज टू पावर n ग्रेटर देन एक्स रेज टू पावर n-1 ये आ जाएगा। Show that in the expansion of this the greatest term will also have the greatest coefficient if x belongs to this। ठीक है, इसमें हमने ये और ऐड कर लिया गिवन x इज पॉजिटिव। हाँ, गिवन x इज पॉजिटिव। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे कि NCR/NCR-1 बराबर कितना होता है n-r+1/r, मतलब इसका लोअर सबस्क्रिप्ट तो यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2n में से अगर n-1 घटाएंगे तो n+1 अपॉन इसका r नीचे इंटू x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा, दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन n/n+1, और यहाँ से भी यही आ जाएगा n+1/n, बस यहाँ पे x इधर आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x इज़ लेस देन n+1/n। इन दोनों से इंटरसेक्शन लेके क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू n/n+1 से n+1/n, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर मतलब दो चीज़ हो गया, एक तो अगर हमें x की वैल्यू दे रखा हो और फिर हमसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तब तो उसका थ्योरी हमने पढ़ाया था ग्रेटेस्ट टर्म का कि r इज़ लेस देन इक्वल टू n+1/1 + 1/mod x, ऐसे करके करते हैं। बट अगर मान लिया उल्टा दे रखा हो कि उसने बोला कि 8वां टर्म सबसे बड़ा है, फिर बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो फिर हम क्या करेंगे कि T8 को T7 से बड़ा कर दिया एंड T9 से बड़ा कर दिया, उन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया। तो चलो ये भी क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x raised to power 40 numerically
greatest term is 11th term, then find x। ये तो सॉल्यूशन 2 + 3x रेज़ टू पावर 40 के एक्सपेंशन में अगर इसने ये बोला कि 11th टर्म ग्रेटेस्ट टर्म है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो रहा है, तो T11 का मॉड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T10 का मॉड, एंड T11 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू T12 का मॉड। ये हो गया, ठीक है। अब T11 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T10 का मॉड इम्प्लाइज, अच्छा इसने बोला कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म 11th टर्म है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो 10th टर्म है वो छोटा ही होना चाहिए, बराबर हो गया तो भी 11th टर्म ग्रेटेस्ट ही रहेगा, तो इसलिए इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में इनफैक्ट इस वाले क्वेश्चन में भी क्या होना चाहिए था, ये ऐसे क्लोज होना चाहिए और यहाँ भी बराबर लगा सकते हैं। नाउ दिस इज फाइन। T11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू T10, तो T11 कितना हो जाएगा 40C10 इंटू 2 रेज़ टू पावर 30 3x रेज़ टू पावर 10, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40C9 2 रेज़ टू पावर 41 3x रेज़ टू पावर 9, सॉरी 41 नहीं 31, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 40C10 अपॉन 40C9, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 31 और 2 रेज़ टू पावर 30 में उधर 2 बचेगा तो इधर 2 कर दिया, और 3 रेज़ टू पावर 10 और 3 रेज़ टू पावर 9 में इधर 3 बचेगा, और मॉड एक्स इधर आएगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला NCR अपॉन NCR -1 बराबर इन दोनों का डिफरेंस 31 ऊपर, नीचे वाला 10 नीचे, 3 इंटू मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20/93। ये पहला इनइक्वालिटी आ गया। फिर दूसरा इनइक्वालिटी T11 का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू T12 का मॉड, दिस विल इम्प्लाई 40C10 2 रेज़ टू पावर 30 3x रेज़ टू पावर 10 का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40C11 2 रेज़ टू पावर 29 3x रेज़ टू पावर 11 का मॉड, ये आएगा। और इस बार NCR में ये वाला R बड़ा है तो इसको उधर ले गए, 2 रेज़ टू पावर 30 में इधर 2 बचेगा और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इधर बचेगा, 40C11 अपॉन 40C10 इंटू 3 इधर बचेगा और मॉड एक्स इधर बचेगा। सो दिस इम्प्लाइज 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NCR अपॉन NCR -1, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर 30 अपॉन 11 इंटू 3 इंटू मॉड एक्स, दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 22/90। इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो क्या आएगा, मॉड एक्स मस्ट बिलोंग्स टू 20/93 से 22/90, तो फाइनली एक्स विल बी -22/90 से -20/93 यूनियन 20/93 से मॉड को सॉल्व किया 22/90, ये आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 4। Find x if in the expansion of x plus x raised to power log 10x whole raised to power 5 third term is equals to 10 raised to power 6। ये है। तो सोल्यूशन T3 इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड पावर 6। T3 का मतलब क्या है, 5C2 पहले वाले पे पावर 3 और दूसरे वाले पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर 6। सो दिस इम्प्लाइज 5C2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4/2 10 हो जाएगा। ये x की पावर दोनों ऐड हो जाएगा, 3 + 2 log 10x इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर 6। तो ये हो जाएगा 10 रेज़्ड टू पावर 5, दोनों तरफ log लिया 10 के बेस पे, तो ऐसे आ जाएगा log 10 x रेज़्ड टू पावर 3 + 2 log 10x इक्वल्स टू 5। इसको आगे ले आए, पावर आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो दैट विल बी 3 + 2 log 10x इंटू log 10x बराबर 5। तो अगर हम इसको 1 मिनट के लिए t बोल दें से, तो ये हो जाएगा 2t² + 3t -5 बराबर 0। दैट विल इम्प्लाई t इज इक्वल्स टू एक तो 3 2 5 हो गया, तो एक तो 1 हो गया और एक हो गया -5/2। t किसको बोला है, log 10x को 1 एंड -5/2। log हटाए तो x का वैल्यू 10 और 10 रेज़्ड टू पावर -5/2। 10 रेज़्ड टू पावर -5/2 से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही आंसर हो गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। लेट A1, A2, A3 and A4 are any 4 consecutive coefficients in the expansion of 1 + x raised to power n. Now if A1/A1 + A2 plus A3/A3 plus A4 is equals to lambda times A2/A2 plus A3, then lambda equals to what? ये निकालना है। सॉल्यूशन, अगर ये 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं तो A1, A2, A3, A4, इसको हम ऐसे मान सकते हैं NCR+1, NCR+2, NCR+3, ऐसे मान सकते हैं। फिर एक हमने बोला था कि अगर कॉन्सेक्यूटिव हैं तो n-r+1/r इसके बराबर होगा। तो ये जो गिवन है, इसको कॉन्सेक्यूटिव बनाने के लिए ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे A1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया A2/A1। इसमें A3 और A4 में A4 बड़ा है तो A3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया A4/A3 इज इक्वल्स टू λ 2 टाइम्स A2 से डिवाइड कर दिया
ये आ गया। सो दैट इम्प्लाई 1/1 प्लस, अच्छा अगर सभी जगह 1 प्लस लिखा है तो हम इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 बराबर आ जाएगा n+1 अपॉन आर। ठीक है, n+1 अपॉन आर। तो n+1 अपॉन आर का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर n लिखा है उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया और ऊपर वाले का जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो यूज़ किया। तो जैसे a2 इन सभी में n है तो सभी जगह n+1 तो आए गई, अपॉन a2 का जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो नीचे आएगा। a2 का लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है, r+1, तो वो नीचे आ गया, प्लस 1/1 प्लस n+1। a3 का लोअर सबस्क्रिप्ट a4 का लोअर सबस्क्रिप्ट r+3 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1 प्लस n+1 अपॉन a3 का लोअर सबस्क्रिप्ट r+2। यहाँ a2 का लोअर सब्सक्रिप्ट बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा r+1 अपॉन n+r+2 प्लस 1 अपॉन ऊपर आ जाएगा r+3 और नीचे आ जाएगा n+r+4 लैम्डा टाइम्स ये आ जाएगा r+2 अपॉन n+r+3 ये आ जाएगा। एंड 1 2 3 4 2 3 ठीक है, a1 से डिवाइड किया। ओके, गलती क्या करते हमने, ये 1 प्लस की वैल्यू थी तो ये 1 प्लस की पूरी वैल्यू थी ऐसे। हाँ, तो दिस विल बी ऊपर आ जाएगा r+1 अपॉन n+1 प्लस r+3 अपॉन n+1 और यह आ जाएगा लैम्डा टाइम्स r+2 अपॉन n+1। तो दिस इज इक्वल्स टू n+1 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 2r+4, तो ये हो गया और राइट हैंड साइड पे इतना। दैट सिंपली मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। तो यही आंसर है। सिंपल मैनिपुलेशंस हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a³ b² c³ and d⁻10 in the expansion of a plus 2b in the expansion of ab plus 2bc plus 3cd plus 5da whole raised to power 9। तो नहीं, इसको कर देते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ ab plus 2bc plus 3ca होल रेज्ड पावर 9। ये अब ठीक है। तो सॉल्यूशन किसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ a³ इंटू b² इंटू c⁻13 इन ab प्लस 3ca रेज्ड टू पावर 9 विच इज इक्वल्स टू, इस पूरे में से हमने क्या किया, ABC कॉमन निकाला। ठीक है, तो a³ b³ c³
ए बी सी अगर कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा, ए रेज टू पावर 9, बी रेज टू पावर 9, सी रेज टू पावर 9। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/c प्लस 2/a प्लस 3/b रेज टू पावर 9, ये आ जाएगा। तो देखो अगर ए क्यूब मेरे को चाहिए और ए रेज टू पावर 9 बाहर आ रहा है तो ए वाले टर्म पे पावर कितना होना चाहिए, 6। फिर अगर बी स्क्वायर चाहिए और बी रेज टू पावर 9 यहाँ पे आ रहा है तो बी वाले टर्म्स पे पावर कितना होना चाहिए, 7। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इन तीनों पे पावर का सम कितना आएगा, 9। तो ये वाला जो टर्म है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो दैट विल मीन रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड कोफिशिएंट विल बी 0। Question number 7. Find coefficient of b raised to power 7, a raised to power 5 and c raised to power 6 in the above एक्सपेंशन। ये ठीक है, पावर थोड़ा चेंज कर ले तो सोल्यूशन। फिर ए रेज टू पावर 5, बी रेज टू पावर 7, सी रेज टू पावर 6 इन ए रेज टू पावर 9, बी रेज टू पावर 9, सी रेज टू पावर 9 अपॉन 1/c प्लस 2/a प्लस 3/b होल रेज टू पावर 9। ये चाहिए। ए के पावर कितना चाहिए, 5, तो 9 यहाँ पे आ गया तो डिनोमिनेटर में 4 पावर, इसके ऊपर अगर हम 4 पावर लेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 पावर आ जाएगा, उससे ये हो जाएगा। बी पे पावर कितना चाहिए, 7, तो 9 यहाँ पे आ गया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आएगा तो बी प्लस 7। सी पे पावर 6 चाहिए तो 9 यहाँ पे आ गया तो 3 यहाँ पे आ गया। तो 4 और 3 7 2 9 और ये सम भी 9 है, अब चल जाएगा। तो यहाँ से आप रिक्वायर्ड कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। ये आंसर आएगा। So this is question number 7. Next question number 8. Find coefficient of x cube in the expansion of 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube raised to power half, where x is very small positive number. तो इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, सोल्यूशन 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब होल रेज टू पावर हाफ। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको 1 प्लस एक्स की तरह ट्रीट कर लें और ये पूरा x हो जाए। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो चलो ऐसे ही करते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस n टाइम्स n इज़ हाफ x, ये पूरा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये हमारा x की तरह काम कर रहा है और बिकॉज उसने बोला कि x बहुत छोटा है तो ये पूरा नंबर काफ़ी छोटा नंबर होगा। तो
एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो 1 प्लस एन टाइम्स 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। एंड इफ़ यू रिमेंबर एक्सपेंशन हम ऐसे लिखते हैं n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस ये हो गया nx प्लस हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इक्वल्स टू, इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए हमें? एक्स क्यूब का। ठीक है, तो 1 में तो कहीं एक्स क्यूब आएगा नहीं, इस पूरे में ये एक्स क्यूब आएगा, तो 4/2 2 प्लस इसमें एक्स क्यूब। अब इसमें देखो एक्स क्यूब बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर टोटल स्क्वायर किया हुआ है तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले तो हमने यहाँ से x बाहर निकाला, तो x बाहर निकाला तो बाहर आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मल्टीनोमियल वाली चीज़ लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से आ गया तो अंदर से मेरे को x चाहिए, तो इस पे पावर 1 होना चाहिए, इस पे पावर 1 होना चाहिए, इस पे पावर 0 होना चाहिए, तभी जाके एक्स क्यूब बनेगा। तो एक्स क्यूब बनने के लिए साथ में कोफिशिएंट कितना हो गया? ये भी 2 हो गया, ये हो गया -1/8 इंटू इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0, 2 पे पावर 1 -3 पे पावर 1, ये हो जाएगा। यहाँ से ये मल्टीनोमियल लगा है, आई होप ये याद होगा। इस वाले केस में क्या है, अगर मैं x यहाँ से बाहर निकाल दूँ, ये ठीक है, अगर यहाँ से हम x बाहर निकालें तो x क्यूब निकलेगा 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, 2 माइनस 3 3x प्लस 4x स्क्वायर का क्यूब, ऐसे करके आएगा। तो अगर x क्यूब बाहर ही आ गया तो अंदर से केवल कांस्टेंट निकलना चाहिए, तो इस पे पावर 3, इन दोनों पे 0 0, तो प्लस, इसकी वजह से कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा 3/3 कैंसिल हो गया, 2 2 2 और एक यहाँ से भी 2 आएगा, 1/16 और यहाँ से आ जाएगा 2 क्यूब। और अगर ये कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आया तो इसके आगे तुम्हें ये समझना होगा कि इसके आगे वाले जो टर्म होगा इस पे पावर 3 से ज़्यादा ही आएगा, तो x की पावर कम से कम 4 आएगा, तो x क्यूब आ ही नहीं सकता, तो बस यही टर्म्स में x क्यूब आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1/8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया, प्लस यहाँ से भी हो गया 1/2, 3/2 प्लस 1/2, 4/2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया? 4, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो गया? 4। एक हमने थोड़ा सा गलती क्या कर दिया है, ये वाला माइनस वी हैव फॉरगॉटन, तो इस माइनस की वजह से क्या होगा, यहाँ एक माइनस आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर की वजह से माइनस चला गया और यहाँ पे फिर एक माइनस आ जाएगा, तो दैट वुड मीन कि ये माइनस हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस,
तो ये माइनस प्लस माइनस, तो 3/2 में से 1/2 गया, 2/2 मतलब 1 और -2 से नेट आंसर -1 आएगा। ये आएगा आपका आंसर। This was 8th question. Question number 9. That says, find which is greater, 99 raised to power 50 plus 100 raised to power 50 or 101 raised to power 50. Question number 10. Find the coefficient of x raised to power 5 in the expansion of 1 plus x raised to power 21, 1 plus x raised to power 22 plus 1 plus x raised to power 30. Question number 11. If the sum of coefficients in the expansion of 1 plus 2x raised to power n is 6561, then find the greatest term if x is equals to half. Let 1 plus x square raised to power n बराबर a0 plus a1x plus a2x square plus and so on up till a2n x raised to power 2n. Then find a0 plus a2 plus a4 a2n. Prove that AR is equals to A 2n minus R.
क्वेश्चन नंबर 13. Find if AR x minus 2 raised to power r sigma r बराबर 0 से 2n इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 0 से 2n बी आर x minus 3 raised to power r and ak is equals to 1 for all k greater than equals to n. Then find Bn. चलो पहले यही सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है, फाइंड विच इज़ ग्रेटर 99 रेस्ट पर 50 प्लस 100 रेस्ट पर 50. तो देखो ये हमें क्लिक कर जाना चाहिए. 99 रेस्ट पर 50 प्लस 100 रेस्ट पर 50, मतलब मेरे को ये बताना है कि ये ग्रेटर है या लेस देन है 101 रेस्ट पर 50 से. तो हमने क्या किया, 99 रेस्ट पर 50 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया. तो टू फाइंड कि ये इससे बड़ा या छोटा है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं दिस इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 101 रेस्ट पर 50 प्लस 99 माइनस 99 रेस्ट पर 50. इससे पता लगाना है कि 100 रेस्ट पर 50 से बड़ा या छोटा है. तो 101 रेस्ट पर 50 माइनस 99 रेस्ट पर 50, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 रेस्ट पर 50 माइनस 100 माइनस 1 रेस्ट पर 50. ये हो गया. अब जब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाएंगे. जैसे जो पहला टर्म है इसका वो आ जाएगा 50c0 100 रेस्ट पर 50, फिर आ जाएगा 50c1 इंटू 100 रेस्ट पर 49 प्लस 50c2 100 रेस्ट पर 48 प्लस ऐसे चलेगा. माइनस इसमें क्या होगा, 100 माइनस 1 है तो 50c0 100 रेस्ट पर 50 माइनस 50c1 इंटू 100 रेस्ट पर 49 50c2 इंटू 100 रेस्ट पर 48 फिर माइनस एंड सो ऑन. तो ये दिखाई दे रहा है पहले टर्म कैंसिल, तीसरे टर्म कैंसिल और ये डबल हो गया. तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 50c0 100 रेस्ट पर 49 प्लस 50c0 नहीं 1 50c3 100 रेस्ट पर 47 प्लस एंड सो ऑन ऐसे आएगा. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसकी वैल्यू होगी 50 इंटू ये हो गया 100 रेस्ट पर 49 प्लस 2 50c3 100 रेस्ट पर 47 प्लस एंड सो. 2 इंटू 50 100 हो गया, 100 इंटू 100 ये 100 रेस्ट पर 50 हो गया प्लस 2 इंटू 50c3 100 रेस्ट पर 47 प्लस एंड सो. तो क्लियरली 100 रेस्ट पर 50 से तो ये बड़ा ही है क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव नंबर जोड़ रखा है. तो इट इज़ ग्रेटर देन 100 रेस्ट पर 50. तो यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, 100 रेस्ट पर 50 इज़ लेस देन 101 रेस्ट पर 50 माइनस 99 रेस्ट पर 50 और दिस इम्प्लाइज 101 रेस्ट पर 50 इज़ ग्रेटर देन 99 रेस्ट पर 50 प्लस 100 रेस्ट पर 50. ये आंसर आ गया. आगे चलते हैं. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस.
तो सॉल्यूशन, अगर वो ये पूछे कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर स्टार इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर, और मान लिया यहाँ पे कुछ भी ऐसे फ्लावर टाइप, तो फिर आंसर कितना होगा, फ्लावर सी स्टार, ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर स्टार इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी दिस। ठीक है, इफ स्टार इज लेस देन और इक्वल्स टू फ्लावर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स रेज़ टू पावर 20 का कोफिशिएंट पूछ ले 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 10 में, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 10 को एक्सपेंड करोगे तो 20 आएगा ही, तो इसलिए ये लिखा गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 5 इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 22 प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 30 विल बी इक्वल्स टू, इसमें एक्स रेज़ टू पावर 5 का जो टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 21c5, इसी चीज़ को यूज़ करके कि जो x का पावर है वो नीचे जाएगा और जो ये है वो ऊपर आएगा। फिर इसमें जो टर्म आएगा, इसमें एक एक्स रेज़ टू पावर 5 का टर्म आया मान लिया a के साथ, इसमें एक्स रेज़ टू पावर 5 का टर्म आया मान लिया b के साथ, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 5 के साथ कितना आ जाएगा a प्लस b, तो वो हो जाएगा 22c5 23c5 प्लस एंड सो ऑन 30c5, ऐसे हो जाएगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है और अपर सबस्क्रिप्ट एक एक से बढ़ रहा है एंड अगर ये 5 से चालू होता तो लास्ट में हम 1 1 जोड़ देते, बट ये 5 से तो चालू नहीं हुआ, ये तो 21 से चालू हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमने 5c5 6c5 7c5 से लेके 20c5 तक जोड़ दिया, प्लस 30c5, मतलब ये हमने 20c5 तक जोड़ दिया एंड इतना ही घटा दिया, 5c5 प्लस 6c5 प्लस 20c5, तो जो पहले वाला टर्म है ये सब वो हो जाएगा 31c6 माइनस दूसरा वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 20, यही आंसर आ गया 31c6 माइनस 21c6। सो दिस वाज 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन सॉल्यूशन, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट 2x रेज़ टू पावर n, मान लिया a0 प्लस a1 प्लस a2 ऐसे लिखा हुआ है एंड an x रेज़ टू पावर n, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना है 6561, तो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए हमने क्या बोलते हैं सभी वेरिएबल्स को 1 रख दिया, तो यहाँ एक ही वेरिएबल है तो उसी की जगह 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 रेज़ टू पावर n बराबर a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल an, दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 रेज़ टू पावर n बराबर 6561, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 81 का स्क्वायर मतलब 3 रेज़ टू पावर 8, दैट मीन्स n बराबर 8, ठीक है। अब इसने बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इफ़ x इज इक्वल टू हाफ। अगर देखो हमने x इज इक्वल टू हाफ रखा इसके एक्सपेंशन में, मतलब तुम इसको ऐसे देखो 1 + 2x रेज़ टू पावर n का वैल्यू अब तो 8 आ गया, तो दिस विल बी 8c0 प्लस 8c1 इंटू 2x प्लस 8c2 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन
8c8 2x रेज टू पावर 8। अगर इसमें हमने x इज इक्वल टू हाफ रखा तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो मतलब हमें बेसिकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने x का वैल्यू हाफ रखा तो इफ x इज इक्वल टू हाफ देन टर्म ऑन राइट हैंड साइड will be simply binomial coefficient। मैं ये 2x वाला पार्ट गायब हो जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट बचेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, और वो मिडिल वाला होता है। तो एक झटके में आंसर आ गया। देन टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड विल बी सिंपली बाइनोमियल कोफिशिएंट, हैंस the greatest term equals to the greatest binomial coefficient which is equals to middle binomial coefficient which is equals to 8c4। यही आंसर आ जाएगा 8c4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन। अगर देखा है 1 + x स्क्वायर रेज टू पावर n बराबर a0 + a1x + a2x स्क्वायर और a2n x रेज टू पावर 2n। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार x इज इक्वल टू 1 रखा। तो 1 रखने से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3 रेज टू पावर n, राइट हैंड साइड हो जाएगा सारे कोफिशिएंट्स का सम। फिर अगर हमें ऑल्टरनेट चाहिए तो हमने फिर एक बार x बराबर -1 रखा। तो -1 रखने से 1 - x तो कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 रेज टू पावर n 1 हो गया, और इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स आ जाएंगे a2n। 2n तो इवन है, तो इवन वाला अगर लोअर सबस्क्रिप्ट इवन है तो प्लस के साथ आ रहा है, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा 3 रेज टू पावर n + 1 बराबर ट्वाइस ऑफ a0 + a2 + a4 + एंड सो ऑन a2n। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा a0 + a2 + a4 + a2n इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर n + 1/2। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, x की जगह 1/x रख दिया। तो ये हो जाएगा 1 + 1/x + 1/x² की पावर n a0 + a1/x + a2/x² + एंड सो ऑन a2n x रेज टू पावर 2n। दोनों तरफ एलसीएम लिया तो x² + x + 1/x² की पावर n बराबर, इसमें हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में a2n है तो यही ले लिया a2n/x रेज टू पावर 2n। अब ये x रेज टू पावर 2n और ये n पावर के बाहर निकालेंगे, ये भी x रेज टू पावर 2n हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज x² + x + 1 लिखो या 1 + x + x² लिखो, दोनों एक ही बात है, इज इक्वल्स टू a0 x रेज टू पावर 2n a2 x रेज टू पावर 2n - 2 + एंड सो ऑन a2n - 1 × x और लास्ट में जाके आ जाएगा a2n। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1 + x + x² का एक्सपेंशन लिखा है, ये भी 1 + x + x² का एक्सपेंशन लिखा है, दोनों एक ही चीज़ लिखी है एग्जैक्टली। इसमें x के साथ क्या लिखा है a1, इसमें x के साथ क्या लिखा है a2n - 1। तो अगर एक ही चीज़ को हमने एक्सपेंड किया, इसमें मान लीजिए 5x लिखा है, तो यहाँ ऐसा थोड़ा हो सकता है कि यहाँ एक्सपेंड किया तो यहाँ 6x हो गया, यहाँ पे भी 5x होना चाहिए। तो दोनों तरफ
x का कोफिशिएंट सेम ही होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड सेम है इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 2n के साथ a0 आया, यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 2n के साथ a2n आया। तो फ्रॉम 1 and 2 as left hand side are same, hence we can compare coefficients on right hand side। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो a0 बराबर a2n आ जाएगा एंड सो ऑन। और करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को अगर हमने बराबर किया तो यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 2n कितना देगा a0, यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 2n के साथ कितना देगा a2n। देखो इसके आगे जाएंगे तो x का एक एक पावर घटता जाएगा, इसके पहले आएंगे तो एक एक घटता जाएगा, तो इधर के कॉर्नर वाले कोफिशिएंट बराबर हो गए। फिर ऐसे चलते चले जाओ तो कोफिशिएंट बराबर होते चले जाएंगे। तो मतलब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 2n इम्प्लाइज a0 बराबर a2n, फिर एक्स रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 तो a1 बराबर a2n माइनस 1, 2n माइनस 2 तो a2 बराबर a2n माइनस 2 एंड सो ऑन। एक्स रेज़ टू पावर अगर r तो ar बराबर a2n माइनस r। ये हो गया हेंस प्रूव्ड सेकेंड पार्ट। ये वाला पार्ट ar बराबर a2n माइनस r। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि राइट से और लेफ्ट से इक्वी डिस्टेंट कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। राइट से और लेफ्ट से जो इक्वी डिस्टेंट कोफिशिएंट्स होगा वो इक्वल होगा। तो थर्ड पार्ट के लिए सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, मान लिया an माइनस 1 प्लस an प्लस an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल a2n, दिस इज 3 रेज़ टू पावर n। सारे बाइनोमियल क्वेश्चन का सम 3 रेज़ टू पावर n। और अभी जो हमने प्रूव किया है कि इधर से पहला कोफिशिएंट उधर से पहला कोफिशिएंट बराबर है, तो ये वाला जो कोफिशिएंट है वो a0 के बराबर है प्लस a2n माइनस 1, ये वाला जो कोफिशिएंट है वो a1 के बराबर है, ये वाला जो कोफिशिएंट वो an माइनस 1 के बराबर है। दैट मीन्स कि ये सम एंड ये सम बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टिल an माइनस 1 प्लस an विल बी 3 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे हमें a0 से लेके an तक का सम चाहिए, मतलब मेरे को चाहिए ये एक बार प्लस ये an। तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ an जोड़ लिया, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस a2 एंड प्लस an इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर n प्लस an। that is a0 plus a1 plus a2 plus and so on an बराबर 3 रेज़ टू पावर n प्लस an बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, an के टर्म्स में आंसर निकला है ऑफ कोर्स। तो चाहो तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ an। जो 3 रेज़ टू पावर n है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वगैरह कुछ भी जोड़ या मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। मतलब उसने ये बोला कि an निकालने की जरूरत नहीं है, उसके टर्म्स में आंसर छोड़ सकते हैं, और an निकलेगा भी नहीं इतने उससे। क्वेश्चन नंबर 13 का सल्यूशन, उसने ये बोला कि सिग्मा r बराबर 0 से 2n तक ar x माइनस 2 रेज़ टू पावर r
सिग्मा आर बराबर 0 से 2n तक बी आर एक्स माइनस 3 रेज टू पावर आर। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि k का वैल्यू अगर n या n से बड़ा है तो ak का वैल्यू 1 है। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर हमने k का वैल्यू n लिया तो an का वैल्यू कितना हो गया 1, फिर n से बड़ा अगला नंबर क्या आएगा n प्लस 1, वो लिया तो भी वैल्यू 1, फिर a n प्लस 2 लिया उसका भी वैल्यू 1, a n प्लस 3 लिया उसका भी वैल्यू 1 एंड सो ऑन। इसके आगे हमेशा कोफिशिएंट 1 है। तो अब चालू कर दिया। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड लिखा है a नॉट प्लस a1 x माइनस 2 प्लस a2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलता रहेगा an x माइनस 2 की पावर n n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन और a2n x माइनस 2 की पावर 2n। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा बी नॉट प्लस बी1 एक्स माइनस 3 प्लस b2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन b2n एक्स माइनस 3 रेज टू पावर 2n। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो उसने क्या बोला है कि an और उसके ऑनवर्ड्स, मतलब दिस ऑनवर्ड्स, ये an प्लस 1 ये सब 1 के बराबर है। इसको यूज़ कर लिया तो a नॉट प्लस a1 x माइनस 2 प्लस a2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 x माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये तो ऐसे ही रहने दिया, बट इसके आगे सब 1 हो गया। तो इसके बाद x माइनस 2 की पावर n प्लस x माइनस 2 की पावर n प्लस 1 x माइनस 2 की पावर n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन x माइनस 2 की पावर 2n। दिस इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस b1 x माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन। ये ऐसे हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यूजिंग ए के इज इक्वल्स टू 1 फॉर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो अगर k का वैल्यू n या n से बड़ा है तो a के जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ये यूज़ किया है। अब इसके बाद क्या है, देखो हमें चाहिए क्या, फाइंड bn। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे b0 b1 b2 b3, इसमें से हमें एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट चाहिए bn। तो अब bn निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम कुछ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 3 की बजाय अगर मैं इसमें x माइनस 3 को मान लिया t बोल दूँ तो b2 के साथ t स्क्वायर आ जाएगा, b1 के साथ t आ जाएगा, तो bn के साथ t रेज टू पावर n आ जाएगा। तो मतलब हम t रेज टू पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ। तो इसलिए हमने क्या किया, x माइनस 3 की जगह t रखा, लेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 हो जाएगा t प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा a नॉट प्लस a1 t प्लस 1 प्लस a2 t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a3 t प्लस 1 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, फिर बीच में an माइनस 1 t रेज टू पावर n माइनस 1, सॉरी t प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस इसके आगे तो कोफिशिएंट 1 है तो t प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस t प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 t प्लस 1 रेज टू पावर 2n, यह आ जाएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू b नॉट प्लस b1 t b2 t स्क्वायर, ऐसे ही बीच में bn t रेज टू पावर n bn प्लस 1 t रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन एंड b2n t रेज टू पावर 2n, ये हो जाएगा। नाउ इफ वी कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर n, तो राइट हैंड साइड में तो केवल यहाँ t रेज टू पावर n आएगा और बाकी कुछ आएगा नहीं, तो मतलब केवल bn पार्टिसिपेट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक t रेज टू पावर n आएगा ही नहीं, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो n माइनस 1 है। तो
n-1 तक पावर tn तो आएगा ही। इसके आगे यहाँ से t⁻n आना चालू होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। और फिर जो हमने ये बोला था, ये वाली चीज़ कि अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ दिस चाहिए इन 1 + x⁻⁴ दिस, तो ये वाला ऊपर लिखो, ये वाला नीचे लिखो, तो यही वाली चीज़ लग जाएगी। a0 + a1 1 + t + a2 1 + t का स्क्वायर, an-1 1 + t की पावर n-1 + 1 + t की पावर n + t की पावर n+1 + and so on 1 + t⁻²n equals to b0 + b1t + b2t² + and so on। ये है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t⁻n ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम राइट हैंड साइड required coefficient is equals to bn from left hand side required coefficient is equals to, पहले वाला a0 में t⁻n का कितना पावर आएगा, 0, अगले वाले में 0, फिर 0 0, यहाँ तक t⁻n आएगा ही। उसके बाद इसमें t⁻n आएगा एंड दैट विल बी NCN, फिर आएगा n+1 CN। इसमें t⁻n का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये n+1 ऊपर गया और जितने का कोफिशिएंट चाहिए वो नीचे, फिर n+2 ऊपर गया, जितने का कोफिशिएंट चाहिए नीचे, 2NCN। दिस इज इक्वल्स टू NCN n+1 CN + n+2 CN + एंड सो ऑन 2NCN। ये हो गया। अब देखो इसमें लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है, तो ये फॉर्मूला तो हमने याद कर रखा है कि अगर लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है और अपर सबस्क्रिप्ट लोअर सबस्क्रिप्ट से ही चालू हो रहा है और फिर एक एक बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते जहाँ तक भी गया उसमें लास्ट में एक एक जोड़ दिया, तो इसमें एक जोड़ दिया और इसमें एक जोड़ दिया, बस यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, मतलब दिस इम्प्लाइज bn बराबर 2n+1c n+1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। Question number 40. If mod x is less than 1, then find coefficient of x⁻n in the expansion of 1 + x + x² + and so on raised to 2। तो सॉल्यूशन 1 + x + x² + and so on up till 2 इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपली जीपी हो गया, तो इन्फिनिट जीपी का सम कितना हो जाएगा, 1 - x², दैट विल बी 1 - x⁻²।
अगर मॉड एक्स 1 से छोटा है तो जो हमने बोला था बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स, वो वाली चीज़ लगा सकते हैं ना। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस एन टाइम्स एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस अब देखो जब माइनस 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 हर जगह प्लस प्लस ही आएगा ये तो। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। दिस विल बी 1 प्लस 2x प्लस ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3c2x²। इसको हम लिख सकते हैं 4c3x³ प्लस। ठीक है, अगले वाले में -2 -3 -4 -5 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा इंटू -3⁴ आएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों देखो मैच कर रहा है, ऊपर वाला एक ज़्यादा है, ये दोनों मैच कर रहा है, ऊपर वाला एक ज़्यादा है। इसको भी हम 2c1 लिख सकते हैं बेसिकली। तो अगले वाला क्या होगा, x⁴ के साथ ये 4 होगा एक ज़्यादा, प्लस एंड सो ऑन। x⁴n के साथ ये n होगा और ये एक ज़्यादा, प्लस एंड सो ऑन। तो x⁴n का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा ये। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो दिस इज़ नथिंग बट 1 प्लस 2x प्लस 3x² और 3 फैक्टोरियल इन दोनों से कैंसिल हो गया तो 4 बचेगा, तो 4x³ प्लस एंड सो ऑन। जो भी x की पावर होगा कोफिशिएंट उससे एक ज़्यादा होगा, तो इसलिए रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ x⁴n विल बी n+1। ये आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40। आगे क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁵ in the expansion of 1/1 plus ax या 1 minus ax into 1 minus bx, where x is a very small number। इसमें देखो एक तो हमारे दिमाग में क्या जा सकता है सॉल्यूशन, कि इन दोनों को ऊपर ले जाएं, पावर -1 कर लें। 2 अलग अलग एक्सपेंशन हो गया, एक तो हो गया 1 माइनस ax की पावर -1 और एक हो जाएगा 1 माइनस bx की पावर -1। फिर वहाँ से हम x⁵ का कोफिशिएंट ढूंढ सकते हैं। दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि x⁵ कितना आएगा। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा इजी तरीका क्या है, वी वुड लाइक कि इसको हम सेपरेट कर दें। अब कैसे सेपरेट करें अभी पता लग जाएगा। a और b ऑफ कोर्स कांस्टेंट्स हैं, तो अगर हमने लिख लिया 1 माइनस ax और यहाँ लिख लिया 1 माइनस bx, आई वुड लाइक कि x ना बचे। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ 1 माइनस bx आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस ax आ जाएगा, तो x तो बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे a ले लूँ और यहाँ पे b ले लूँ, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस abx और यहाँ से आ जाएगा माइनस b प्लस abx। तो x वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, बट a माइनस b बच गया। अब a माइनस b से कोई टेंशन नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा काम, ये हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/a माइनस b, ऐसे लिखा रहने दिया। या फिर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a/a माइनस b और 1 माइनस ax की पावर -1 माइनस b/a माइनस b 1 माइनस bx की पावर -1। इसको एक्सपेंड कर लिया,
सो दिस इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस बी। अगर इसको एक्सपेंड किया तो वो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है वही 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, वहाँ से उसी का एक स्पेशल केस है जब n का वैल्यू -1 है। तो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x रेस्ट पर 5 का। तो यहाँ पे x रेस्ट पर 5 कब बनेगा, जब ax रेस्ट पर 5 bनेगा। अब x रेस्ट पर 5 को छोड़ के जो भी बच जाए वो सब कोफिशिएंट हो गया। तो इसलिए रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट पर 5 बराबर a अपॉन a माइनस बी इंटू ए रेस्ट पर 5 आ जाएगा यहाँ से साथ में, माइनस यहाँ से, तो दिस विल बी ए रेस्ट पर 6 माइनस बी रेस्ट पर 6 अपॉन, ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। Question number 16. Find coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x upon factorial 1, x square upon factorial 2, का स्क्वायर। सोल्यूशन मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों को मतलब इसको स्क्वायर करो और फिर हमें x रेज़्ड पर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x रेज़्ड पर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक बार और लिख लिया। स्क्वायर का मतलब यही है। ये हो गया। अब क्या इसका 1 उठाया सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर x उठाया सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर उठाया सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो खूब सारे टर्म्स आ जाएंगे। उनमें से जिन टर्म्स का पावर सेम है उनको एक साथ लिख दिया। तो जैसे कांस्टेंट कैसे बनेगा, इस 1 को उठा के सबसे मल्टीप्लाई किया तो जब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, और किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो कांस्टेंट नहीं आएगा। फिर x अपॉन फैक्टोरियल 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, मिनिमम पावर 1 आएगा तो कांस्टेंट नहीं आएगा। दैट मीन्स कांस्टेंट केवल एक ही तरीके से बनेगा, ये। अब मैं देखूँ कि x के साथ क्या आएगा। तो ये 1 उठाया, यहाँ सबसे मल्टीप्लाई करो, केवल जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी x आएगा, वरना आएगा ही। तो वो कोफिशिएंट ये हो गया। फिर x अपॉन 1 फैक्टोरियल यहाँ से उठा के सबसे मल्टीप्लाई किया, तो जब वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी x आएगा, और कोई तरीका नहीं। एक और दिखा दिया, एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा। यहाँ से 1 उठाया, वहाँ से 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 फैक्टोरियल, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इनके कोफिशिएंट ऐसे हो जाएंगे, तब भी एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, तब एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो प्लस ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं बोलूँ लास्ट में कि एक्स रेज़्ड पर 2n कैसे बनेगा, तो केवल एक तरीका है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स रेज़्ड पर 2n बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हमें तो एक्स रेज़्ड पर n चाहिए।
तो वो कैसे बनेगा, यहाँ से 1 उठाया, सबसे मल्टीप्लाई करो, केवल इसके साथ एक्स रेज़ टू पावर n बनेगा, तो दैट विल बी 1/n फैक्टोरियल प्लस यहाँ से अगर हमने x उठाया तो एक x तो यहाँ से आ गया, यहाँ से हम एक्स रेज़ टू पावर n-1 उठाएंगे तो एक्स रेज़ टू पावर n-1, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में तो एक्स रेज़ टू पावर n आ जाएगा, वो तो हमने कॉमन ले लिया, साथ में ऐसे बचेगा 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, इधर एक आगे गए, एक x बढ़ गया, उधर एक पीछे आ गए, एक x कम हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पे फिर एक्स रेज़ टू पावर n आएगा, तो 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, यही चलता रहेगा, लास्ट में आके रिवर्स हो जाएगा। ये है। तो अगर हमसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n तो ये होगा, हेंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 1/1 फैक्टोरियल 1 पहले वाले में 1/n फिर 1/n फैक्टोरियल 1 n-1 फैक्टोरियल 2 n-2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 1 में से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यही ऐसे आएगा यहाँ तक। अब तुम इसमें क्या देख सकते हो, इन दोनों का सम कितना है n, इन दोनों का सम कितना है n, इसमें दूसरा चीज़ है ही, तो इसका अपना सम कितना हो गया n। तो हमने कुछ ऐसे बोला था कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो स्टार प्लस दिस सी दिस, तो दैट विल बी इक्वल्स टू स्टार प्लस दिस फैक्टोरियल अपॉन स्टार फैक्टोरियल एंड सम फैक्टोरियल। इन दोनों का सम अगर ऊपर लिखा हुआ है तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की टर्म्स में लिखा जाएगा। तो बिकॉज डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टोरियल लिखे हैं इंडिविजुअली, इन दोनों का सम सबका n आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया कि एक n फैक्टोरियल से डिवाइड किया और एक मल्टीप्लाई कर दिया। फिर n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में n फैक्टोरियल अपॉन 1/n फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहने दिया। इसको हम लिख सकते हैं NC0, इसको लिख सकते हैं NC1, इसको लिख सकते हैं NC2 प्लस एंड सो ऑन, इसको लिख सकते हैं NC। और ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हो गया, ये तो हमारा पूरा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम हो गया, और वो हमारा होता है 2 रेज़ टू पावर n। तो आंसर हो गया 2 रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।